अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स अकाउंटिंग का एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं और उस सिलसिले में हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के सिलसिले में हमने ये तय किया था कि हम आपको पहले पूरी अकाउंटिंग साइकिल एक दफ़ा गुजार देंगे, उसके बाद हम मेन कोर्स पर जाएंगे। अकाउंटिंग साइकिल गुजारने के लिए हमने जनरल जर्नल किया था, फिर हमने जनरल लेजर किया था जिसको हमने टी अकाउंट्स भी कहा था, फिर हमने ट्रायल बैलेंस किया था। ठीक है। और अब हम अपने आखिरी फेज़ में दाखिल हो गए हैं। ट्रायल बैलेंस से हम निकल के जाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। ये हमारे आखिरी अकाउंट्स होंगे और उसके बाद हमारी अकाउंटिंग की जो साइकिल है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम ज़रा कोर्स को चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कि चैप्टर्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है जी, तो ज़रा ट्रायल बैलेंस जो हमने आखिरी किया था वो खोलना पड़ेगा। जिन बच्चों को के पास वो आखिरी ट्रायल बैलेंस नहीं है, जो मिस हो गया है, वो ज़रा इसको देख लें एक नज़र फटाफट, ताकि फिर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर सकें। जिसमें बैंक की अमाउंट है 575 मिलियन, कैश है 2 मिलियन, 5,750,000 बैंक है, 2,950,000 कैश है, इक्विपमेंट है 950,000, परचेज है 3 मिलियन, अकाउंट रिसीवेबल सही है 100,000, रेंट है 200,000, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है 1 मिलियन, अकाउंट रिसीवेबल नदीम है 1 मिलियन 200,000, वैन है 1 मिलियन 200,000, रमीज है 10 मिलियन, फिर अकाउंट पेबल सुमरो है 950,000, अकाउंट पेबल अलीम है 200,000, सेल्स है 5 मिलियन 200,000। जब ये ट्रायल बैलेंस आपके पास है तो अब आपको एक काम ये करना है कि आपको ये समझना है कि हर वो चीज़ आप लोगों को ये तय करना है कि इस ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा है, अब ट्रायल बैलेंस में, इस ट्रायल बैलेंस में से कौन कौन सी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो इनकम स्टेटमेंट की हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो बैलेंस शीट की हैं। और ये बहुत आसान काम है। वो क्यों? वो इसलिए कि इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे सारी सेल्स यानी रेवेन्यूज़ और सारे के सारे एक्सपेंस, बस। और बैलेंस शीट में जाएंगे सारी की सारी एसेट्स और सारे के सारी लायबिलिटीज़ और सारी की सारी ओनर्स इक्विटीज़, यानी मालिक ने जो पैसे लगाए थे, इक्विटी कह लें, ओनर्स इक्विटी कह लें, जो भी नाम दे दें। तो अभी हमें करना ये है, बहुत आसान काम, कि हमें ये मार्क करना है कि आपके ख्याल से, पहले आप लोग ये करके दिखाइए, आपके ख्याल से हर अकाउंट के आगे लिखिए ये इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है। ये मैंने दोबारा बता दिया, ये आपके सामने लिखा हुआ है, गौर से देख लीजिए। अब बच्चे कर चुके होंगे, अपने अपने पास लिख चुके होंगे। अब मुझसे टैली कर लें सारे बच्चे जिन्होंने लिख लिया। जिन्होंने नहीं लिखा अभी भी वो पॉज करें वीडियो को, पहले लिखिए, फिर उसके बाद मुझसे टैली कर लीजिए। देखिए, इसको ऐसे लिखना होता है। आपको पहली दफ़ा जब आप कर रहे हैं तो आपको यूँ करना चाहिए कि बैंक जो है वो यहाँ पे लिखें, बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है? एसेट है। खाली एस पे मत रोक दीजिएगा, लोग गधा समझेंगे। कैश बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि कैश क्या है? एसेट है। इक्विपमेंट बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि इक्विपमेंट क्या है? एसेट है। परचेज एक्सपेंस है, इसलिए परचेज इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो एसेट है। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस है, तो सैलरीज के आगे एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। नदीम एंड को अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये एसेट है। वैन हमारी बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि एसेट है। ये असल में नहीं करना होता, जस्ट टू लेट यू नो। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस पे कुछ ये नहीं लिखना होता। ये सिर्फ आपको अभी फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ तो ये समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ये एक्चुअली नहीं लिखना होता। ठीक है। रमीज़ जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो ओनर इक्विटी है। अकाउंट्स पेबल बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। अकाउंट पेबल और सेल्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा
क्योंकि वो रेवेन्यू है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो अब हम यहाँ से आगे चल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें तो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, पैसे निकले गए, किसी एक्सपेंस के बगैर मिले, किसी को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड होती है, ये समझने की बात है। आपने मुझसे कहा मुझे 1 महीने की इनकम स्टेटमेंट निकाल दो, तो मैं 1 महीने के एक्सपेंस देखूंगा सारे, 1 महीने के रेवेन्यू देखूंगा सारे, अब बता दूंगा कि आपकी इनकम कितनी थी। इसमें बस एक चीज़ का फ़र्क होगा थोड़ा सा, ये समझिए। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दूं तो इनकम आ जाती है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दें तो इनकम आती है, बस ये है। तो इनकम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड की इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट 1 महीने की भी निकाल सकते हैं, 1 साल की भी निकाल सकते हैं, 1 क्वार्टर की भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर लिखते हैं कि दिस इज़ द इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ, और उसके आगे टाइम मेंशन करते हैं, जनवरी फलाने से दिसंबर फलाना तक, फॉर द ईयर ऑफ जनवरी फलाने से दिसंबर फलाने तक, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जो भी आपने जिस टाइम ड्यूरेशन की भी इनकम स्टेटमेंट निकाली वो वहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनकम निकालने का तरीका बहुत आसान है ना, बहुत बेसिक सी बात है। मैंने कितने कमाए, मैंने कितने खर्च किए, कमाई में से खर्चा माइनस कर दें, आपकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वो खर्चे होंगे जो आपने कारोबार चलाने के लिए खर्चे किए हैं। वैन पे खर्च करना खर्चा नहीं है, ठीक है ना। ओनर ने पैसे दे दिए 50 लाख रुपए, ये हमारी इनकम नहीं है। आपने शायद में देखा था 50 लाख रुपए ओनर से आया, खूब इनकम कमाई, कोई इनकम नहीं कमाई आपने। इनकम कमाने के लिए सामान बेचना ज़रूरी है, और एक्सपेंस दिखाने के लिए उसका वो खर्चा होना ज़रूरी है जो कारोबार पे खर्चा होता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का, पहले मैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपको बताता हूँ। हम लिखते हैं ऊपर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जो भी ईयर है हमारा, और फिर हम लिखते हैं सबसे पहले सेल्स। ठीक है, मैं अभी मोस्ट सिंप्लीफाइड पैटर्न बता रहा हूँ, इसमें अभी एडजस्टमेंट्स होंगी। जैसे मैंने कहा जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मजीद एलिमेंट्स ऐड करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली ये ट्रेडिंग कंपनी है जो सामान खरीद रही है और बेच रही है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि सामान ही नहीं बेचती तो यहाँ वर्ड चेंज हो जाएंगे थोड़े से। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि अभी हम मोस्ट सिंप्लीफाइड काम कर रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बाद में लाएंगे। जो सामान बेचा था वो तो कितने का था वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक अमाउंट आती है, इस अमाउंट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस हुआ तो। फिर इसमें लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो खर्चे जो सामान को बेचने खरीदने के नहीं थे बल्कि कुछ इजाफी खर्चे हो गए, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन की सैलरीज़ वो यहाँ पे आती हैं। इन सब का टोटल यहाँ लिखा जाता है। इस टोटल को इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अमाउंट बनती है इसको कहते हैं
नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। बुनियादी ढांचा इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया। कितने का सामान बिका, सेल्स, उसमें से माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का सामान बेचा, वो बना कितने का था। सामान बना था 10 लाख का, बेचा 20 लाख का, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम मोटी मोटी फिगर्स वाली डाल के देखते हैं जो हमारे पिछले ट्रायल बैलेंस की आई थी, थोड़ा सा बात समझ में आएगी। ट्रायल बैलेंस में आपने क्या फरमाया था, ये सब तो इनकम स्टेटमेंट वाले, ज़रा मैं टिक कर लूँ पहले अलग कलर से तो ज़रा आसानी होगी। इनकम स्टेटमेंट का कलर चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। तो कौन सी फिगर है भाई, कौन सी फिगर है, एक ये फिगर है और ये फिगर है, ये फिगर है इनकम स्टेटमेंट की, और आखिर में ये फिगर है। 1 2 3 4 फिगर्स हैं टोटल हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो सामान हमने बेचा है, वो ख़रीदा कितने का था, 3 मिलियन का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे निकालते हैं, कितने का सामान बिका। देखें, मैं फ़िलहाल आसानी के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरे 3 मिलियन लिख देता हूँ। 3 मिलियन की परचेजेस की थी हमने। ओके, ये हो गया 3 मिलियन, टिक लगा दिया हमने इस पर, इसकी एंट्री हो गई। अरे भाई, फिर बताइए सेल्स कितने की हुई थी, 520 मिलियन की, ये लिख लेते हैं, 5 मिलियन 200,000 की, सॉरी, सेल्स यहाँ लिख देते हैं 5 मिलियन 200,000। ठीक है, ये आ गई। अब सेल्स में से परचेजेस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें, कितनी अमाउंट बची, कौन बता रहा है भाई, 2 मिलियन 200,000। ये बच गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का, ये आया, इतना प्रॉफिट कमाया हमने। आसान लग रही है बात। 5 मिलियन 200,000 का सामान बेचा और 3 मिलियन का सामान आया था। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं भाई, 5 मिलियन का सामान, 5 मिलियन 200,000 का सामान बेचा था और 3 मिलियन का सामान आया था, तो प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है, 2 मिलियन 200,000 का। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं वो गड़बड़ अभी नहीं बता रहा आपको, अभी आसानी से समझते रहें। अच्छा जी, क्या हमें इस वक्त 2 मिलियन 200,000 का प्रॉफिट हुआ है, जवाब है नहीं भाई, हमारे कुछ खर्चे और भी हुए थे। वो खर्चे क्या हुए थे, ज़रा देख के आते हैं। क्या खर्चे हुए थे भाई, वो रेंट और सैलरी का एक्सपेंस हुआ था हमारा कारोबार चलाने के लिए, वो हमें अपने खर्चे अपने प्रॉफिट में से माइनस करने चाहिए। तो 200,000 रेंट था और 1 मिलियन हमारा सैलरीज थी, तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, नीचे वाले में जाएगा, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा। तो रेंट था हमारा 200,000 और सैलरीज थी हमारी 1 मिलियन। टोटल कितना हो गया, 1 मिलियन 200,000। अब जब 2 मिलियन 200,000 से 1 मिलियन 200,000 माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा, 1 मिलियन का। यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ आई। इसमें कुछ मसले हैं अभी, वो मसले मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले आपका। मसले मैं बार बार बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे एडवांस वाले बैठे हों, उन्होंने इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक किया हुआ हो, वो कहें सर आपने इसमें से स्टॉक तो माइनस नहीं किया। तो मैं बता रहा हूँ कि वो करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, स्टॉक भी माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस भी, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी एडजस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पहले कोर कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है।
ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। उस साल का मसला क्लियर हो गया कि ये प्रॉफिट या लॉस था। ये प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है ये उठ के जाता है ओनर इक्विटी में कि भाई ये प्रॉफिट कमाया, अब से ये ओनर का हो गया। जब हिसाब किताब होगा तब ओनर का होगा, उससे पहले ओनर का नहीं होगा। पता ही नहीं कि वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो पहले से ओनर के पैसे अकाउंट में क्यों डालें, है ना। फॉर एग्जांपल सेल्स का कैश आ गया, सेल्स हुई थी, कैश आ गया 10 लाख रुपए का, क्या पता खर्चा 20 लाख का हुआ हो, वो प्रॉफिट नहीं हो, आगे जाके लॉस होना हो उसकी वजह से। तो ओनर्स इक्विटी में अमाउंट तब जाएगी, ओनर को प्रॉफिट या लॉस तब पहुंचेगा जब इनकम स्टेटमेंट का हिसाब किताब फिनिश होगा, उससे पहले ओनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट किसी पीरियड के लिए बनती है, उस पीरियड में बन के ख़त्म हो जाती है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हर साल के साल। वो 1 साल की बनी, 1 साल की बन के ख़त्म हो गई, उसका जो बैलेंस था वो चला गया बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी हर दफ़ा किसी भी वक्त में आप उठा के देख सकते हैं। वो अब तक आपके पास बिजनेस शुरू होने से लेकर अब तक आपके पास कितनी जायदाद है वो बताती है, आपके पास कितना कर्जा है ये बताती है। बैलेंस शीट फॉर द टाइम पीरियड नहीं होती, अप टिल होती है। समझ में आई ना बात? इनकम स्टेटमेंट होती है मई 2023 से लेकर मई 2024 तक, 1 साल की हो गई और वो होके ख़त्म हो गई। लेकिन बैलेंस शीट होती है, बिजनेस शुरू किया था 2002 में, आज हो गया 2023, लेकिन ये शुरू से लेके अब तक हमारी कितनी एसेट्स बची हुई हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आज तक, ये सब हिसाब बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है वो हमारी बैलेंस शीट अप टिल कोई डेट होगी जिस दिन ये बैलेंस शीट बन रही है। ये हिसाब किताब है हमारी एसेट्स का। बैलेंस शीट हम ऐसी बनाएंगे, फ़िलहाल मैं वही टी अकाउंट की तरह बनाऊंगा। यहाँ लिखेंगे एसेट्स, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी। ठीक है, और जितनी डेबिट चीज़ें थी एसेट की वो इधर आ जाएंगी, जो क्रेडिट थी उधर आ जाएंगी। इसकी भी एक तरतीब होती है, उस तरतीब को भी इंशाल्लाह बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो हमारे पास कैश था, बैंक था, वैन थी, अकाउंट रिसीवेबल थे 2-3, और कुछ था एसेट के अंदर। देख लेते हैं फटाफट, उठा के लाते हैं वहाँ से। इक्विपमेंट थी। तो अब बैलेंस शीट को हम करते हैं पर्पल से। पर्पल कहाँ है? ये रहा। बैंक, बैंक की अमाउंट कितनी है? ये क्यों नहीं रहा? ओके, बैंक की अमाउंट कितनी है? 5,750,000। ज़रा आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस से देख के बता दो ना बच्चों, मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। कैश की अमाउंट कितनी है? 2,950,000। बैंक की अमाउंट कितनी है? 5,750,000। और वैन की कितनी है? 1,200,000। और अकाउंट रिसीवेबल कौन से हैं, नाम बताइएगा? सईद एंड नदीम। सईद की कितनी है? 100,000। नदीम की कितनी है? और भी इक्विपमेंट भी थी शायद एसेट में। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक जैसी चीज़ एक जगह होनी चाहिए। बहरहाल फिलहाल समझने के लिए क्या है? 950,000। और एसेट में कुछ रह गई? एसेट है? नहीं, एसेट में कुछ नहीं। अब लायबिलिटीज़ बताएं। उधार कितने थे? कौन कौन से?
अकाउंट पेबल सुमरो, ये सब लोग अपने पास बना लें। और अकाउंट पेबल कितना है? अलीम एंड को कितनी कितनी अमाउंट्स हैं? पहले वाले की 950,000, 950,000, दूसरे वाले की 200,000, और आखिर में क्या बचा? ओनर इक्विटी कितनी? 10 million, रमीज इक्विटी 10 मिलियन। sales, सेल्स बेटा इनकम स्टेटमेंट में जाती है। 10 मिलियन, ठीक है। अब ज़रा आप लोग ये कीजिए कि इसको ज़रा टोटल करके तो बताइए मुझे कि क्या दोनों साइड्स बैलेंस आ रही है नहीं आ रही। मैं यहाँ तक थोड़ा सा वेट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक बात पहुँच गई। आप सब लोगों ने ये अपनी बैलेंस शीट बना लिया। गौर कीजिए, आपकी बैलेंस शीट में एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस आ रहा होगा। कौन अक्लमंद बच्चा समझ गया? आपकी बैलेंस शीट में एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस आ रहा होगा जितना कि आपका नेट प्रॉफिट आया था। तो मैंने क्या बताया था नेट प्रॉफिट लिखते वक्त कि नेट प्रॉफिट यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि इस साल जो कमाई हुई आपकी वो कमाई वहाँ पे मेंशन नहीं होगी। तो नज़र आ रहा होगा कि आपने कमाया कुछ है लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। खुद ब खुद बैलेंस शीट ये डिमांड करेगी आपसे कि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में से प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे लाके लिखिए। तो 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? ओनर्स इक्विटी के नीचे ऐड होता है। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो रमीज की इक्विटी बन जाएगी 11 मिलियन, और जब ये 11 मिलियन बन जाएगी तो टोटल आपका गेम जो हो जाएगा बैलेंस का, वो बैलेंस आ जाएगा, वो हो जाएगा 12,150,000 का। नेट प्रॉफिट है जी, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ये यहाँ पे ऐड होगा। तो अब आप रमीज के नीचे नेट प्रॉफिट के नाम से एक अमाउंट ऐड कीजिए। रमीज का अमाउंट इस अकाउंट नीचे आना चाहिए। हाँ, नेट प्रॉफिट के नाम से ऐड कीजिए और इसको बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा अकाउंटिंग का साइकिल ख़त्म। पूरे ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए अकाउंटिंग की साइकिल ख़त्म। ठीक है, ये होती है अकाउंटिंग टोटल। खुद ब खुद पहले, सबसे पहले हमने क्या किया? पहले हमने एक आम अकाउंटेंट, छोटे अकाउंटेंट का डे टू डे काम बताया कि रोज़ जो भी होता रहे बस लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। इसको हमने क्या कहा था? जनरल जर्नल। बस ये आदत हमें होनी चाहिए कि ये पता हो कि ये कहाँ जाएगी। जो भी हो रहा है लिखते जाओ, जो भी हो रहा है लिखते जाओ। फिर रात में बैठ के जब छुट्टी का टाइम हो जाए उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के क्या करो, ये जो भी तुमने लिखा है इसको इनके अपने अपने लेजर में उतार लो, ताकि हमें पता चल जाए कि इनका भी एक्चुअली हिसाब किताब कितना है। क्योंकि जनरल से हम कुछ नहीं बता सकते कि किसी बंदे का कितना हिसाब है, कैश में कितने पड़े हैं, बैंक में कितने पड़े हैं, एसेट कितने की है, अभी कुछ भी नहीं बता सकते जनरल को देख के। जनरल सिर्फ जिस वक्त हुआ उसी वक्त रिकॉर्ड करने का तरीका है, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए। फटाफट वहीं के वहीं लिखते जाओ। जब वो वहाँ पे लिख लिया आपने, शाम में बैठ के आपने टी अकाउंट्स बना लिए, यानी जनरल लेजर बना लिया। जब आपको आखिर में अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, कोई कंपनी महीने के आखिर में करती है, कोई 3 महीने 4 महीने के आखिर में करती है, कोई 6 महीने में करती है, कोई साल में करती है। जब आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, नेक्स्ट ईयर शुरू करना होता है या नेक्स्ट मंथ शुरू करना होता है, तो फिर आप अपने तमाम टी अकाउंट्स यानी जनरल लेजर्स को मिला के एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वो कंट्रोल अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस कोई नई चीज़ नहीं होती। उन्हीं सारे टी अकाउंट्स को यानी सारे लेजर्स को मिला के एक जगह जमा कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई गलती तो नहीं हुई। दूसरा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाए। देखिए ना, अगर मैं आपसे कहता इनकम स्टेटमेंट बनाए जनरल लेजर से निकाल के, तो आपको कितनी मुश्किल होती। एक एक पेज पलटते, पीछे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इनकम कहाँ है, ओ ये रही, अकाउंट भी पेबल कोई रह तो नहीं गया, ओ ये रहा। ट्रायल बैलेंस में जब सब कुछ आ गया तो अब आपको पीछे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्ट वहाँ से उठा के इनकम स्टेटमेंट और डायरेक्ट वहाँ से उठा के बैलेंस शीट में आप डाल पाते हैं। इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ट्रायल बैलेंस बीच की इंटरमीडिएटरी है, वो डायरेक्टली हमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो ऐड नहीं कर रही है, हमारी मालूमात तो हमें कोई नहीं दे रही, लेकिन वो एक ऐसी कंट्रोल शीट है जिससे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना आसान है। फिर ट्रायल बैलेंस में से आपने देखा जितने एक्सपेंस थे
और जितनी इनकम्स थी उनको इनकम स्टेटमेंट में ले गए, और जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी और ओनर इक्विटीज़ उनको बैलेंस शीट में ले गए। और इनकम स्टेटमेंट का मैंने एक बहुत ही आसान सा फॉर्मेट आपको दिखाया कि इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि आप अपनी जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं, और फिर जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए होते हैं वो माइनस करते हैं। तो रेवेन्यू में से बेसिक कॉस्ट माइनस करने से जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करने से आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको यूँ समझ लीजिए कि एक बंदे ने कहा भाई मैंने बाज़ार से झाड़ू ख़रीदी 50 रुपये की, यहाँ पे बेच दी 100 रुपये की, तो मैंने प्रॉफिट में बेची लॉस में बेची। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आप बता सकते हो कि भाई 50 की ख़रीदी थी 100 की बेच दी, तो आपको 50 का प्रॉफिट होना चाहिए लॉजिकली। लेकिन अभी देखो दुकान का किराया, बिजली का बिल, अपने जो छोटा खड़ा किया था उसका खर्चा, ये सब कुछ निकालो तो सही, पता चला ये सब कुछ मिला के 40 रुपये पड़ गया, तो भाई 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तुम एक झाड़ू पे। तो नेट प्रॉफिट का और ग्रॉस प्रॉफिट का ये फ़र्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये बताता है कि आपके पास एक्चुअल कॉस्ट में से मार्जिन कितना था, कितने की पड़ी थी और कितने की बेची, लेकिन बाकी ओवरहेड एक्सपेंस निकाल के पता चला ओहो ये तो इतना, उसको बेचने में इतना खर्चा आ गया। ठीक है, तो जो भी खर्चा चीज़ बनाने में आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा, जो भी चीज़ सामान को बेचने में आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, लेकिन ये सारी तफसीलात हम बाद में तय करेंगे। अभी इसमें बहुत मज़े की तफसीलात हैं कि जी अगर बिजली का वो बिल जो उस मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल हुआ, जो कि गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल करेंगे। बिजली का वो बिल जो उस एसी को चलाने के लिए इस्तेमाल हुआ, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा चला रहा था, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होगा। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आएंगी बस अब, लेकिन फॉर्मेटिंग यही रहेगी, यही इनकम स्टेटमेंट रहेगी, यही सेल्स रहेंगी, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगी, यही आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहेंगे, यही नेट प्रॉफिट निकलेगा। और ये नेट प्रॉफिट निकल के कहाँ जाएगा, फिर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। मैंने दिखाया था आपको कि सारी एसेट्स एक तरफ जमा की आपने, सारी लायबिलिटीज़ एक तरफ जमा की आपने, और ओनर्स इक्विटी के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड किया और देखा कि बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। ठीक है, ये अकाउंटिंग साइकिल है। और किसी कंपनी के हालात देखने के लिए आप ये देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फ़लानी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आप क्या करेंगे, आप हालात देखेंगे, भाई हालात क्या हैं, बैलेंस शीट देख के आप बता देंगे ओहो इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट देखने की भी ज़रूरत डायरेक्टली नहीं है, पहले आप खाली बैलेंस शीट देख के बहुत कुछ बता सकते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, तो हम ये समझ रहे थे कि इस तरह से हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट से हमने बहुत कुछ जांचा। इस कंपनी के पास कितना कैश है, कैश फ्लो कितना है, ये कंपनी उधार पे ज़्यादा चलती है या अपने पैसों पे चलती है, ये सब बैलेंस शीट पे देख के बता सकते हैं हम। उधार ज़्यादा हैं या अपने कैश, अपनी एसेट्स ज़्यादा हैं। एक कंपनी ऐसी होती है उसमें उधार ही उधार भरे हुए होते हैं, 80% उधार होते हैं, उसी से पूरे कंपनी चला रही होती है। बैलेंस शीट से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, इसी बैलेंस शीट से हम कुछ रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इस कंपनी का जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कितना है, इस कंपनी का जो है फॉर एग्जांपल आपका एसेट टू लायबिलिटी रेशो कितना है, इस कंपनी का जो है वो, इस तरह के मुख्तलिफ रेशो से हम डिसीजन मेकिंग में आसानी करना सीखेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग यहाँ ख़त्म हो गई आपकी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक रोज़मर्रा के होने वाले ख़र्चों से निचोड़ के आपके सामने पूरे साल का हिसाब रख सकते हैं, और आप एक नज़र में देख के बता सकते हैं कंपनी के क्या हालात हैं, ये लॉजिक समझ में आती है तो बस आपको अकाउंटिंग समझ में आ गई भाई। तो ठीक है, यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब हम जब इसको कैरी करेंगे ना, ये हमने बेसिक अकाउंटिंग साइकिल कवर कर ली है, अब हम चैप्टर वाइज कैरी करेंगे। जो आपकी बुक्स हैं ओ लेवल्स की, उनको उठा के चैप्टर वाइज जो है अब हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें जनरलाइज़ की हैं, बहुत जनरल तरीके से पढ़ाई हैं ताकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको स्पेसिफिकली एक एक चीज़, एक एक अकाउंट, उसके साथ क्या हैंडलिंग होती है, उसकी एंट्री डेबिट क्यों होती है, कब क्रेडिट हो जाती है, और टी अकाउंट्स एंड लेजर है उसको प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है, वो सही तरीके से बनाएंगे। अभी तो हमने बहुत रफ में काम किया है। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली इंशाल्लाह फिनिश करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ तक के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।